तो अभी हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का, जिसका नाम है मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब जो आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें वो जो निकाले आपने, जो डायग्राम बनाया, जो फॉर्मूला निकाला, वो कहाँ से आया। तो इसके तीन मेथड है। जो मेन मेथड है जो आप सॉल्व कर रहे थे पिछले 5 टाइप को, वो मेन मेथड है पहला, जिसका नाम है रेशियो मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड और परसेंटेज मेथड। उसके बहुत सारे नाम है। तो रेशियो और परसेंटेज मेथड जो आपकी बुक में लिखा गया है, इसका नाम रेशियो एंड परसेंटेज। दोनों का नाम एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। रेशियो मतलब डिवाइड, परसेंटेज मतलब परसेंटेज में निकालना, जो आपने देखा था डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस वाला। तो ठीक है, अब इसमें राशियो टू डिमांड निकालना है। सर अगर आपको ये तीनों पूछ लिया तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो सर वही लिखेंगे जो हम लोग लिखते हैं, क्या कि सर वो जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो यहाँ से हुआ है। तो जो फॉर्मूला क्या है सर मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, सर परसेंटेज चेंज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज डेल्टा पी। ये कुछ चला था सर। यहाँ पे क्या था, एक और फॉर्मूला पर डिवाइड किए थे, क्या सर, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू होल अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। उसको किए थे सर हम लोग डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ये हम लोग किए थे सर। ये कहाँ से आया था, ये उसी मेथड, इसी मेथड से आया है। अब इस मेथड से आया है तो इसमें सर ये मेथड को हम लोग लिखेंगे, थोड़ा बहुत लिखना भी तो पड़ेगा इसमें। तो लिखेंगे कैसे, इसमें लिखना क्या है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे। सो हम लोग लिखते हुए डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस वही लिखना है, वो भी लिख सकते हो। और इसको आप जो फॉर्मूला बनाया हमारा, ये फॉर्मूला तो नॉर्मल था। एक इसका पहले वाला फॉर्मूला क्या था सर, वो फॉर्मूला था कुछ इस तरीके से। वो फॉर्मूला था ई ऑफ टी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला ऐसे डिवाइड किया, डिमांड को की, उसको पी को प्राइस दिखा दिया, इस तरीके से उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये जो डिराइव हुआ सर इसी फॉर्मूला कहाँ से आया, ये मेथड से, रेशियो मेथड और परसेंटेज में जो हमने अभी तक सॉल्व किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो इस मेथड से आया। तो ये मेथड को हम लोग, उसका जो डेफिनेशन था हम लोग जो लिखे थे, क्या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन प्राइस, वो लिख सकते हो। हाँ, वो भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा भी आप ऐसे बना के लिख सकते हो कि इट इज डिवाइड है, या फिर परसेंट रेशियो ऑफ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड अप टू परसेंटेज, मतलब कि हम लोग वही लिखेंगे, क्या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये हो गया, ये इसका मीनिंग का डेफिनेशन बन गया। ये इसको मैंने लिख दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। चाहिए तो इसको डिवाइड कर सकते हो, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है पहले वाले टॉपिक में। जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसमें मैंने पहले ही बताया हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी उसमें मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्या कि सर ये इसको मैंने और डिवाइड किया अच्छे से लिख के, उसको भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग करेंगे सर इसको, सर ये जो मेथड है इससे हमने प्राइस इलास्टिसिटी इसको निकाला है, प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसको कैसे डिवाइड किया है, तो इसको डिवाइड करने के लिए सर हम लोग ने एक मतलब प्राइस इलास्टिसिटी को 5 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड किया। तो उसको इसके नीचे लिखना है। अब मैं इसके नीचे जगह नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो 5 पार्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ पे डिवाइड है प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे क्या आएगा सर, पहला है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक बार क्या होगा, इनफाइनाइट। फिर उसके बाद होगा सर ग्रेटर देन 1। फिर उसके बाद सर था इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद सर लेस देन इक्वल टू 1। और उसके बाद है सर इक्वल टू 0। सर ये तो आप पहले ही लिखा चुके हो, प्राइस में भी लिखा रहे थे। उसके बाद कल आप मतलब उसके पहले उसके अगले क्वेश्चन को किया, फिर ये भी मतलब ये समझ में आ गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको इसको लिखना ही है। बस ये है कि अगर प्राइस के बारे में एक्सप्लेन करने बोला तो अच्छे से एक्सप्लेन करना डायग्राम के साथ, नहीं तो अगर नॉर्मली बोला टाइप्स में तो ऐसे लिख के आए थे। अब इसमें रेशियो मेथड में बोला है तो भी ऐसे नॉर्मली लिखना है। तो इसको पढ़े थे हम लोग, क्या बोलते हैं इसको सर, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड।
और ये है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे करना है सर। ये जो मेथड आएगा इसको अगर अकेला पूछा तो 4 मार्क के लिए पूछेगा, और 8 मार्क में तीनों मेथड पूछेंगे। तो पहला मेथड ऐसे लिखना है, हमको ऐसे पूरा स्टार्ट करना है, ये लिखना है, ये लिखना है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और आगे जाके ये करना है और ये करना है। तो आगे जाके कैसे सर पहले हम लोग किए थे वैसे इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसका बढ़ेंगे हम लोग सेकंड टॉपिक। सेकंड जो इसका टाइप है क्या है सर, तो इस मेथड का सेकंड मेथड है, इसका नाम क्या है सर, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट और जियोमेट्रिक या ज्योमेट्रिक मेथड जिसे कहते हैं। तो सर इसमें क्या होगा सर, नाम आ गया है ज्योमेट्रिक मतलब क्या आएगा सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो यहाँ पे चलता ही रहेगा। मतलब क्या ये समझो कि डायग्राम आने वाला है। क्यों सर, ज्योमेट्री नाम है, ज्योमेट्री नाम है मतलब डायग्राम आएगा। इसके पहले क्या आता है, रेशियो। रेशियो मतलब सर डिवाइड, इसलिए डिवाइड और परसेंटेज दोनों नाम आया, इसलिए दोनों चीज यहाँ पे इंक्लूड थी। अब आ गया क्या ये, इसका नाम क्या है, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, जहाँ पे ज्योमेट्री आने वाली है, पॉइंट कहीं ना कहीं आने वाला है। तो सर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। एक फॉर्मूला है उसका क्या सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। मतलब क्या है सर, यहाँ पे कर्व आएगा, उस कर्व मतलब क्या, ज्योमेट्री एक तरीके का रहेगा, जिसमें आपने कल सॉल्व मतलब इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसमें ये आया था क्या कि हमने फिगर्स बनाए थे। वो फिगर्स कहाँ से आए थे, इस मेथड से, जिसमें लिखा है आपका क्या कि लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। सबको पता कैसे चलेगा, तो इसको लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट है इसका, व्हेन डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। जब आपका डिमांड कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तब कैसे होने वाला है। और एक दूसरा होगा नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होने वाला है सर, स्ट्रेट लाइन में आपका ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ये आपका कल भी मैंने सिखाया था आपको, मतलब पहले क्वेश्चन में क्या था, वो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको मैंने बताया था कि सब प्राइस लिखना है और क्वांटिटी डिमांडेड आएगा, प्राइस आएगा, ये मैंने बताया था। अब ये फिक्स है पहले से। अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सर इसमें क्या होगा सर, डिमांड का हमको पता है, थर्ड ए चैप्टर से पता है डिमांड का कहाँ जाती है। डिमांड का हमने पहले से सीखा हुआ है कि डिमांड का सर यहाँ से निकल के इस तरफ, मतलब सर डिमांड का हमेशा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये होता है डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर इसका सर इसका हाफ पॉइंट लेता हूँ, जो समझो यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, तो सर एक पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है एक मेरा, सर एक पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है सर, सर यहाँ पे ये देखने मिला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है यहाँ पे। तो जो बीच में इक्वल, वहां पे सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा 1। जो इक्वल है वहां पे क्या हो गया 1। सर उसके ऊपर सर 1 से बड़ा है, ऊपर मतलब बड़ा, तो सर ये 1 हो गया 1 से बड़ा। सर इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 से छोटा। और सर ये जो है ये यहाँ पे मतलब क्या है सर, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये आगे जा रहा है। और यहाँ पे 0 को टच कर रहा है, 0 वाली लाइन है, इसको टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी के जो 5 टाइप है, क्या, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। ये 5 टाइप इसमें आ गए, जिसमें स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब दूसरा है सर, व्हेन डिमांड कर्व इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा टाइप क्या है, व्हेन डिमांड कर्व is not a straight line। ठीक है, अब इसको करना है सर, तो सर फॉर्मूला इसमें लगाओगे तो भी यही आएगा सर। फॉर्मूला लगा के समझो इसको सेंटीमीटर मानोगे, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर मान के भी लगाते हो, तो आपका ये आंसर आने वाला, ये फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूले से उन्होंने इसको बनाया है। और यहाँ पे भी वही होएगा। सर यहाँ पे क्या होगा सर, बनेगा वैसे ही कुछ एक्सिस बनेगा,
सो यहाँ पे लेकिन आपने बोला कि डिमांड को एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो मतलब क्या समझो कि वो लाइन तो ऐसे ही कुछ है डिमांड कर्व का, लेकिन ये डिमांड कर्व नहीं है, खाली लाइन बना दिया, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे होगी नहीं। तो जो डिमांड कर्व की जो लाइन आएगी वो कुछ अलग तरीके से आएगी। तो समझो कि वो ऐसे कुछ आएगा, जैसे आपने यूनिटरी इलास्टिक में देखा था, यूनिटरी इलास्टिक में आपने जो देखा था वैसे ही कुछ आने वाला है। इस तरीके से पैराबोला टाइप में आएगा, जो पैराबोला जो बनेगा आपका, जिसमें हमने बोला था कल के सर में क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ऐसे ही हाइपरबोला पैराबोला टाइप में बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सर क्या देखने मिल रहा है, सर यहाँ पे ये देखने मिल रहा है, ये देखो ये क्या है लोअर सेगमेंट, ये क्या है अपर सेगमेंट। जैसे यहाँ पे भी देखूं तो अगर इस पॉइंट को देखूं तो ये मेरा लोअर सेगमेंट आ गया, ये मेरा अपर सेगमेंट आ गया। जितना मुझे निकालना है वो ऊपर नीचे करूंगा, इस फॉर्मूले लगाऊंगा तो इस फॉर्मूले की वजह से ये मेरा बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला एक फॉर्मूला था रेशियो, इसका दूसरा नाम था परसेंटेज प्रोपोर्शनेट, और इसका नाम है पॉइंट, जिसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक मेथड। 4 मार्क में आया तो आपको ऐसे लिखना है और आपको बताना है ऑन द एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ऑन द वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये देयर इज अ डिमांड कर्व, दिस फॉर्मूला, और आपको एक एग्जांपल दे देना है, दोनों में एक एग्जांपल आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 मार्क में आया तो एक पेज है, 2 पेज में, 2 पेज में आपका आराम से हो सकता है। दोनों में आपका एक्सप्लेन करना है, एक्स एक्सिस में क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस में क्या प्राइस। आप थर्ड बी में कॉमन चीज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो कॉमन चीज आपको मैंने क्या बताया कि एक्स एक्सिस पर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड मिलेगा और वाई एक्सिस पर हमेशा क्या मिलेगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद डिमांड को आपको कंफर्म पता है इस चैप्टर में, डिमांड को क्या होता है, डाउनवर्ड मूविंग होता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब डिमांड को डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो भी यहाँ पे देखने मिल रहा है दोनों में। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा टाइप जो मैंने यहाँ पे बना के रखा उसके लिए, जिसका नाम है क्या, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, और या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल आउटले। आउटले मतलब आउटपुट, टोटल आउटले मेथड, कितना बन के बाहर निकला, कितना अमाउंट गया बनाने में। ठीक है, तो सर इसका मतलब ही पता चला एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का सीधा मतलब क्या होता है सर, एक्सपेंडिचर का अगर मैं फॉर्मूला जनरेट करूँ या बताऊं तो सीधा फॉर्मूला सर एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो सकता है, टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है सर, सर फॉर्मूला हो सकता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर डिमांड में यही तो बनेगा फॉर्मूला, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसके बाद इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, पहले इसको एग्जांपल लेके हम लोग एक्सप्लेन करते समझते हैं। एग्जांपल आ गया तो उनको इजीली सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैं 3 केस ले रहा हूँ, तो इन्होंने 3 केस में आपके बुक में भी बताया, तो 3 केस में लेता हूँ ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया प्राइस, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, या फिर डी से भी कर सकते हो या फिर क्यू से भी कर सकते हो, आपके ऊपर, या तो क्यू या तो डी। फिर उसका अगला है आपका टोटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर लिखोगे या फिर लिखोगे टोटल आउटले, दोनों चलेगा। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो, दोनों चलेगा। और वहां पे आएगा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब क्या, कौन से टाइप का इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक है कौन सा टाइप है, वो कौन सा टाइप बन रहा है उसमें, वो देखना है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो समझो कि मेरा प्राइस का एग्जांपल है 10 और 8 का, सब में सेम एग्जांपल ले दो प्राइस के लिए। दो अब क्या होगा, एक केस अलग अलग केस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा डिमांड था, जो मेरा डिमांड था उस पे समझो कि जो प्राइस था जब 10 था तो मैंने डिमांड किया 12 क्वांटिटी का, और जब 8 हुआ प्राइस, थोड़ा सा प्राइस क्या हो गया, गिर गया, कम हो गया। तो इधर यहाँ पे सब पे प्राइस गिर गए, तो सीधी सी बात है, एक रिलेशन क्या देखने मिलेगा, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, तो वो रिलेशन तो दिखाना है, डिमांड बढ़ेगा। तो सर यहाँ पे 12 से डिमांड में ले लेता हूँ 15, 12 से डिमांड कितना कर रहा हूँ 15, तो यहाँ पे देखो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, 10 इंटू 20, आपका फॉर्मुला आएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो आप लिख सकते हो पी इंटू क्यू करना है, तो सर 10 इंटू 20 कितना हो गया 120, सर ये कितना हो जाएगा 120। तो सर यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, दोनों क्या है सर, सेम सेम है सर। तो अगर फॉर्मुला लगता है, अगर मैं फॉर्मुला लगाता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे, सर फॉर्मुला लगाऊंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, तो आंसर मेरा क्या आएगा, ई ऑफ डी इज इक्वल टू 1। और सर ये मेरा ओरिजिनल है, ओ पुराना, और ये मेरा ओल्ड है, ओल्ड या ओरिजिनल, ये मेरा न्यू है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ओरिजिनल और न्यू इक्वल भी है, और ई ऑफ डी इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इसके बाद सर अगले में क्या होगा, अगले में सर प्राइस वही रखने वाला हूं मैं, लेकिन अब डिमांड को थोड़ा सा और अलग तरीके से चेंज करते हैं। तो सर प्राइस पहले 12 डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब प्राइस 8 गिरा, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों के डिमांड में है, तो लोगों ने 2 रुपया कम होती है, समझो, 2 रुपया कम होती है, लोगों ने इसका
जो डिमांड का बढ़ा दिया, समझो तुम्हारा फेवरेट होगा वड़ा पाव, तो उसका बढ़ा दिया है उन्होंने डिमांड अचानक से, ठीक है। तो अचानक डिमांड तेजी से बढ़ गया, तो अब इसका मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे 10 × 20 कितना हो जाएगा 120, और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 160। और जब इसका 160 हो जाए, मतलब यहाँ पे देखो कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको निकालूंगा ई ऑफ डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या निकलेगा सर, ये मेरा ओरिजिनल है, ओल्ड है, और ये मेरा न्यू है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सर जो ओल्ड है या न्यू है, जो ओल्ड से बड़ा है, जो न्यू क्या है ओल्ड से बड़ा है, और जो बड़ा है तो ई ऑफ डी क्या बनेगा ग्रेटर देन 1। तो इसको मैं बोलूंगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्या बोलूंगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब इसका मैं अगला एग्जांपल लूंगा, जो रिलेटिवली इलास्टिक भी आ गया सर। अगला एग्जांपल लेता हूँ 12 और इसको लेता हूँ 14। तो सर 12 × 12 कितना आ गया 120, और ये हो गया सर ज्यादा किसी का डिमांड नहीं, नॉर्मली डिमांड उसने किया, तो ये कितना 14 इट्स कितना होता है सर, 14 का टेबल आप लोग को आता है तो देख लेना, नहीं आता है तो 14 इट्स होता है 112, तो 112 होता है। हाँ, तो अब इसके बाद जब इसको करेंगे हम लोग, तो अब इसमें आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे इसको कम मतलब क्वांटिटी कम किया और डिमांड इसको थोड़ा बढ़ा, लेकिन आप देख रहे हो ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर उसका जो खर्चा हुआ है वो उसका अभी भी कम हुआ है। तो जब उसका अभी भी कम हुआ एक्सपेंडिचर का खर्चा, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, ओल्ड और ये जो न्यू है, सर ओल्ड वन इज ग्रेटर देन न्यू वन। अब यहाँ पे ये हो गया सर ई ऑफ डी क्या होगा सर, लेस देन 1 होगा, क्योंकि हमेशा न्यू ओल्ड वाले को न्यू वाले से सॉरी न्यू वाले को ओल्ड वाले से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, क्या बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो सर आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि वो जो दो हैं परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाकी जो है वो आ रहा है, मतलब जो बाकी तो इजीली तीनों आ गए वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक वो तैयारी पॉसिबल है, ये तीन चीज आपको मिलेगी। अब इसके आगे भी आप जो पढ़ोगे लास्ट क्वेश्चन में, उसको आपको हर जगह बोलेंगे कि इलास्टिक इन इलास्टिक, तो आप ये दो ही पढ़ने वाले हो। रिलेटिवली इलास्टिक को इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक को इन इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। आगे रिलेटिवली लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब आप उसको बाइफरकेट करते हो अलग अलग, तो आपको लगाना पड़ता है रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो सर यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, सर यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशन देखने मिल रहा है, इनवर्स रिलेशन देखने मिल रहा है सर, और यहाँ पे क्या हो रहा है सर, डायरेक्ट रिलेशन देखने मिल रहा है, क्या देखने मिल रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। तो आप इसको आएगा ऐसे टीचर एक्सप्लेन करने, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, और उसके बाद तो आ गया मैं क्या मार्कर, तो अब इसको आप ये तो लिख दिया सर, लेकिन अभी आपने यहाँ जगह छोड़ा है, मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया एग्जाम्पल से, अब एग्जाम्पल को हम लोग डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, एक पेज पे जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको जरूरत ही नहीं एक्सप्लेन करने की। अब इसको आप डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो डायग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे सर, तो ये आपका ये हो गया आपका एक्सिस वाला पार्ट जो हमारा रेगुलर चला रहा है। अब यहाँ पे इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, तो सर ये आपने सब लिख दिया जो नॉर्मली था। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सर इसका एक वो बनेगा, तो उसको मैं बनाता हूँ, किस बनाऊँ, इसे बना रहा हूँ। तो अब इसको सर बनाना है, तीन ही टाइप है इसमें, आपको तीन ही टाइप बताने हैं। तो क्या होगा सर, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो गया। आपकी बुक में भी सर ऐसा होगा, नहीं होगा तो मैंने ऐसे सर में थोड़ा अपने लिए समझाने के लिए आपको बना दिया। तो सर ये बीच वाला पार्ट आपको सबको पता है कि ई ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होता है 1, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो सर बीच वाला 1 है, तो 1 से ऊपर बड़ा होगा और 1 से नीचे छोटा होगा। सीधी सी बात क्या है सर, ये ऊपर वाला बड़ा होगा तो ई ऑफ डी इज ग्रेटर देन 1, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और इसको बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये आपके आपके तीनों आ गया। अब इसमें आपका पूरा जितना आपको करना चाहिए था
होगा का पूरा मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा आ गया। आप सभी तीनों मेथड एक साथ पूछ लिया 8 मार्क के लिए, तो आप 3 पेज हो गया आपके पास, 3 मार्क बहुत हो गया। और अच्छे से आपने लिख भी दिया। आपको चाहिए तो इसको फिर से लिख दो। ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन द वाई एक्सिस प्राइस, और ये आपने तीनों टाइप बता दिए। इनमें तीन ही टाइप है, इन बाकी 2 टाइप को इन्होंने कवर नहीं किया। पिछले मैंने किया था, इसने कवर नहीं किया। तो यहाँ पे ये 8 मार्क का तीसरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हमें पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक, लास्ट जो इसका क्वेश्चन 8 मार्क का जो होता है, चौथा क्वेश्चन, जिसका नाम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो 8 मार्क के लिए आता है। तो सर ये तो थियरी बेस है, आपने ऐसे कैसे लिखा, तो पहले इसको समझा रहा हूँ। थियरी में आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो आराम से। तो समझने के लिए क्या करना है सर, इसमें बताना है कि इलास्टिसिटी क्या है, या तो इन इलास्टिक है या तो इलास्टिक है। तो सर इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब पहले समझो। इन इलास्टिक मतलब क्या, इसके बिना आप रह नहीं सकते। ठीक है, और इलास्टिक मतलब क्या, इसके बिना रह सकते हो आप, मतलब पॉसिबल है कि आप इसके बिना रह जाओ, कर लो। ठीक है, तो उसको यहाँ पे आपको बताना है। तो रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक की दो ही होगा। तो उसमें आपको इन इलास्टिक डिमांड है कि इलास्टिक डिमांड आपको बताना है। मैंने क्या बोला, इसके बिना आप नहीं होगा तो इलास्टिक हो गया, रहोगे तो इलास्टिक हो गया। जैसे एग्जाम्पल आपका पहला हुआ, मैं लिखा नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब क्या सर, नेचर ऑफ कमोडिटी 2 टाइप की गुड्स होते हैं, एक नेसेसरी में तो बहुत जरूरी है, और एक जरूरी नहीं है। तो जो एकदम जरूरी है, जिसके बिना आप रह नहीं पाओगे, उसका क्या हो जाएगा सर, इन इलास्टिक डिमांड। क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक डिमांड। और ऐसे प्रोडक्ट जिसके बिना आप रह सकते हो, उसका क्या हो जाएगा, इलास्टिक। तो सर इसका एग्जांपल दिया है। सर आप खाना खाए बिना रह नहीं सकते, कितने दिन उपास हो, क्योंकि पानी चाहिए, खाना, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब तुम्हारी 5 बेसिक नेसेसिटी है। क्या, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब क्या आएगा सर, फूड, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, शेल्टर, ये सब इसके अंदर आएगा। तो इसके बिना आप रह नहीं सकते, तो क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड। और जो दूसरा है इसका कंफर्ट गुड्स, जिसके बिना आप रह सकते हो, खाली कंफर्ट ही देता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब क्या, इसके बिना आप रह सकते हो। तो ये दोनों इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, ऐसे गुड्स जो ड्यूरेबल है, मतलब एक होते हैं पेरिशेबल, जो तुरंत खराब होते हैं, और एक होते हैं ड्यूरेबल, मतलब क्या, जो लॉन्ग टाइम तक टिकते हैं। पेरिशेबल मतलब वेजिटेबल आ गया आपका, हरी भाजी आ गया, धनिया आ गया, मेथी, पालक, ये सब चीज आ गए, और फूड आ गया उसके अंदर। और ये ड्यूरेबल मतलब कि ज्यादा टाइम तक रहते हो, क्या होगा, फर्नीचर का मशीन। तो इसमें क्या आएगा सर, इसका डिमांड क्या आएगा, इन इलास्टिक डिमांड। इसका हो जाएगा इन इलास्टिक डिमांड, और इसका क्या हो जाएगा सर, इलास्टिक डिमांड। फिर इसका सर क्या करना है सर, इसका तीसरा लॉ कोई क्या आपका, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जिस ऐसे कुछ होता है जिसका सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे कुछ भी जिसका सब्स्टिट्यूट एकदम कम होता है या तो नहीं होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए सर, तो यहाँ पे आप देखोगे सर ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट एग्जाम्पल है, सोप है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर एक नहीं मिला तो अपने दूसरे को यूज करते हैं, और एक नहीं मिला तो दूसरे को यूज करते हैं। मतलब क्या सर, इसके बिना आप रह सकते हैं। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो कंपनी चाहिए, वो नहीं मिली, तो उसके बिना दूसरे पे आप रह सकते हो। तो वहां पे क्या हो जाएगा सर, इलास्टिक। यहाँ पे आप रह सकते हो, तो ये हो गया इलास्टिक डिमांड। लेकिन सर जो मेडिसिन है, सॉल्ट है, इसके बिना आप रह नहीं सकते। सॉल्ट का कोई भी आपको वो नहीं है, मतलब क्या कि कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। और दूसरा जो हो गया मेडिसिन, तो कोई बीमार हुआ है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको बीमार दवाई तो लेनी पड़ेगी। बड़ा कोई बीमारी है तो उसके बिना रह नहीं जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा सर, इन इलास्टिक डिमांड। जिसके बिना आप रह नहीं सकते वो होता है इन इलास्टिक डिमांड, जिसके बिना आप रह सकते हो, जिसको अफोर्ड कर सकते हो, वो होता है इलास्टिक डिमांड। सीधी सी बात ये है। ठीक है, फिर आगे से चौथा पॉइंट है यूज ऑफ कमोडिटी। कुछ कमोडिटी ऐसी होती है इसका मैनी यूज होता है, बहुत सारा यूज होता है, और कुछ कमोडिटी ऐसी जिसका यूज एकदम सिंगल होता है। तो सर जिसका मैनी यूज है वो क्या हो गया, इलास्टिक डिमांड। और जिसका सर कम यूज है वो हो गया इन इलास्टिक डिमांड। सिंगल यूज है सर, इसके बिना रेलवे इंजन से, रेलवे इंजन के बिना रेल को जो आपको गाँव की ट्रेन उसको खींच ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। धक्का तो मार नहीं सकता वो ढक्के, ये होता है कि आप धक्का मारोगे 16 डब्बा 18 डब्बा को धक्का मारने बैठोगे, तो उसमें इंजन चलोगी है, तो इसके बिना वो रेलवे पॉसिबल नहीं है, रेल चलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या हो गया उसका इन इलास्टिक डिमांड। फिर इसका क्या है, हैबिचुअल गुड्स। सर हैबिचुअल गुड्स जिसको हैबिट लग गई है उसको क्या हो गया इसका इन इलास्टिक डिमांड। मतलब क्या, वो उसके बिना गया नहीं, उसको उसका दारू पीना हो, सिगरेट पीना हो, मतलब सिगारेट्स हो गया, अल्कोहल हो गया, जो भी हो गया, जिसको आदत पड़ी हो अल्कोहल प्रोडक्ट किया, ऐसे प्रोडक्ट की, तो उसको क्या होगा, इसके बिना रह नहीं सकता, उसको बोलूंगा इन इलास्टिक डिमांड। और इसके बाद है सर हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप। सर इसमें क्या होता है सर, इनकम ग्रुप मतलब क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनका इनकम मतलब लेवल होता है जो कि बहुत ज्यादा इनकम आता है महीने का। कुछ लोग का क्या होता है कि सर इनका इनकम क्या होता है, कम होता है। तो इसमें से प्रॉब्लम है जो लो इनकम वाले हैं, लोग बोलेंगे कि सर इन इलास्टिक है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लो इनकम वाले हैं वो अपने आप को अफोर्ड करना जानते हैं, वो लोग अपने आप को ढालना जानते हैं सिचुएशन के हिसाब से कि अगर नहीं मिलेगा तो इसके बिना हम रह सकते हैं, ये सामान के बिना रह सकते हैं। लेकिन जो हाई इनकम वाले हैं
उनको क्या है, वो उनके बिना रह ही नहीं पाएंगे, वो सब प्रोडक्ट के बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्या, कि हाई इनकम वालों का जो डिमांड होगा इन इलास्टिक, वो उनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। जो हाई इनकम वाले हैं उनको अलग अलग चीज चाहिए, अलग स्टाइल का चाहिए और अलग ही प्रोडक्ट चाहिए, मतलब क्या, वो ब्रांडेड चाहिए उनको। और जो लो इनकम वाले हैं वो सर्वाइव कर लेंगे कैसे भी, नॉर्मल प्रोडक्ट में भी। ये नहीं कि उनको हर चीज ब्रांडेड चाहिए, और नॉर्मल प्रोडक्ट में भी सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड कैसा होता है सर, इन इलास्टिक। क्यों सर, दोनों में से किसी एक के बिना कोई एक रह नहीं सकता, तो उसमें क्या हो गया सर, इन इलास्टिक डिमांड। सर इन इलास्टिक डिमांड आया यहाँ पे, इसके बाद क्या आएगा सर, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो सर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या होगा सर, ऐसा कुछ जिसका काम शॉर्ट रन में चलेगा उसका क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक डिमांड, और जिसका लॉन्ग रन में चलेगा उसका क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 8 मार्क का क्वेश्चन है सर, इसमें आप ऐसा लिख के आएंगे हम लोग तो क्या हमको मार्क्स मिलेगा, हाँ मिलेगा आपको। आप 1 पेज में 1.5 पेज में आपका कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपको उसको बना के लिखना हो, तो अगर आपको 8 मार्क के लिए आया तो आप 8 पॉइंट को बना के लिख सकते हो, आप 6 पॉइंट को बना के। तो कैसे लिखेंगे सर, हेडिंग होगा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद आपको नेसेसरी के लिए बनाएगा, तो ऐसे लिखना है, नेसेसरी प्रोडक्ट्स विच द नेसेसरी प्रोडक्ट विच नेसेसरी नाउ लाइक हैव इनलास्टिक डिमांड, एग्जांपल सो एंड सो। फिर यहाँ पे कंफर्ट प्रोडक्ट विच कंफर्ट विच गिव कंफर्टेबिलिटी टू ह्यूमन बीइंग्स हैव इलास्टिक डिमांड, एग्जांपल। ऐसे सबको आपको बना के लिखना है, 2 लाइन में बना के लिखना है। आप इसको कर सकते हो, और इसको बॉक्स को अगर लर्न कर लियो और बॉक्स को बना के आते हो, अगर आपको बनाने को नहीं होगा, मतलब आपको इंग्लिश बनने में तकलीफ होगी है, अगर बॉक्स को लिख के आ जाओगे तो आपको आराम से 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा 8 मार्क्स का। ठीक है, ये 8 मार्क में 1 या 2 बार आपसे पूछा गया, इसलिए मैंने बोला कि इसको मैं बता देता हूँ। और इसको इस तरीके से समझोगे तो बहुत जल्दी आएगा, और बाद में आप आराम से बना के इसको लिख सकते हो। ये इसकी हेडिंग है, ये इसके अंदर के पॉइंट है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। लेकिन आपको इतना समझना है क्या, कि ऐसी चीज जिसका दिमाग, जिसके बिना आप रह नहीं सकते उसका हो गया इन इलास्टिक डिमांड, और ऐसी चीज जिसके बिना आप रह सकते उसका क्या हो गया, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 3rd भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसके आगे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, उसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा।